उस प्लेन के पैसेंजरों को इतनी भूख लग रही थी कि उन्होंने अपने साथी पैसेंजरों को खाना स्टार्ट कर दिया था। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई थी तो उन्होंने जो सीट के कवर होते हैं प्लेन के, उसके लेदर को खाना स्टार्ट कर दिया था। -25 डिग्री टेम्परेचर में लोगों का वजन 100 किलो से 30 किलो तक आ गया था। आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइट 571 के बारे में, जिसका सफ़र उरुग्वे से चिली देश में सिर्फ 1.5 घंटे का सफर था। लेकिन किसी को नहीं पता वो सफर उनका 70 दिन से ज्यादा का होने वाला था। When the news broke in 1972, the world couldn't believe it. Some were injured or some 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के शहर उरुग्वे की रग्बी टीम हर साल मैच खेलने के लिए अलग अलग देश जाती है। तो इस बार उनका नंबर था कि उन्हें चिली देश के शहर सैंटियागो जाना था रग्बी मैच खेलने के लिए। हर साल उनके साथ उनकी फैमिली भी जाती है मैच देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो उनका प्लेन उड़ान भरता है साउथ अमेरिका के शहर उरुग्वे से चिली देश की सैंटियागो जाने के लिए, क्योंकि उनका मैच सैंटियागो में था दूसरी टीम के साथ। उस प्लेन में टोटल 45 मेंबर थे, कुछ क्रू मेंबर थे और कुछ रग्बी प्लेयर और उनकी फैमिली मेंबर्स। टोटल मिला के 45 आदमी थे। जब हम प्लेन में उरुग्वे से चिली देश जाते हैं तो बीच में आती है एंडीज की पहाड़ियाँ। उन पहाड़ियों की हाइट लगभग 29,000 फीट तक होती है, लेकिन जिस प्लेन में वे रग्बी प्लेयर थे वो खाली उड़ सकता था 28,500 की हाइट तक, जो कि उड़ाना इम्पॉसिबल था। लेकिन जो उस प्लेन का पायलट था फेरेडस, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस था उन पहाड़ियों के ऊपर उड़ाने का, इसलिए उसको इस जहाज को उड़ाने के लिए पायलट चुना गया। पायलट फेरेडस के साथ उनका एक को पायलट था जो कि एक ट्रेनी था, जो कि एक इंटर्नशिप पे आ रहा था, ये कह सकते हैं। उसका नाम था लगुरारा, जो कि अभी फिलहाल नया नया ही पायलट ही बना था। तो जो फेरेडस थे उन्होंने उसे चुना था कि भाई तुम भी आओ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें भी एक्सपीरियंस होगा इन एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर प्लेन चलाने का। शायद वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, इस को पायलट के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ था, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वो फ्लाइट उड़ान भरती है साउथ अमेरिका के शहर उरुग्वे से चिली देश के सैंटियागो के लिए। उस प्लेन के अंदर 45 लोग थे। तो जब वो प्लेन उड़ाते हैं आधे घंटे तक तो फ्लाइट बिल्कुल सही चलती है, लेकिन बाद में वेदर काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो पायलट डिसाइड करते हैं कि हम प्लेन को थोड़ी देर के लिए लैंड कराएंगे, जब वेदर ठीक हो जाएगा तो हम दोबारा टेक ऑफ करेंगे। तो वो प्लेन को लैंड करवाते हैं अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में। तो सोचते हैं वो वेदर जब ठीक होगा तो हम दोबारा टेक ऑफ कर लेंगे, लेकिन वेदर ठीक नहीं होता तो उन्हें पूरी रात उसी एयरपोर्ट पे बितानी पड़ती है। तो 13 अक्टूबर को सुबह प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है 2:20 पे। 1 घंटे तक बिल्कुल वेदर बिल्कुल सही था, तो प्लेन बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन 3:30 पे जो को पायलट था लगुरारा, वो सैंटियागो के ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कनेक्ट करता है और उन्हें बोलता है कि हम प्लांचोन पास पहुंच चुके हैं, मतलब एंडीज की पहाड़ियों में पहुंच चुके हैं। 10 मिनट पे हम क्यूरिको पहुंच जाएंगे। क्यूरिको एक चिली देश का ही शहर था। लेकिन जो को पायलट था लगुरारा, वो 3:33 यानी 3 मिनट बाद ही सैंटियागो के ATC को दोबारा कनेक्ट करके बोलता है कि हम क्यूरिको पहुंच गए हैं और हमें लैंडिंग की परमिशन दो, जो कि उसकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन थी। और जो साथ में को पायलट थे यानी जो फेरेडस थे, उन्होंने भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया। और जो ये को पायलट था लगुरारा, ये अपने जोन में प्लेन चला रहा था, जिससे कि उन 45 लोगों की जान खतरे में जाने वाली थी इन 2 पायलटों के कारण। और सैंटियागो का ATC वाला भी उस चीज़ को गौर नहीं कर पाता और वो उन्हें लैंडिंग की परमिशन दे देता है और बोलता है कि आप अपने फ्लाइट की हाइट 10,000 फीट पे कर लो। और उन्हें ये नहीं पता था कि वे अभी भी एंडीज की पहाड़ियों में ही है, जिनकी हाइट 29,000 फीट पे है। वो पहाड़ियाँ इतनी ऊंची और इनका प्लेन चल रहा है बीच में, तो उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी अता पता नहीं था। जब वो नीचे आए तो एकदम प्लेन में टर्बुलेंस हुई, क्योंकि वहाँ बहुत ही लो प्रेशर था, जिसके कारण टर्बुलेंस हुई। पीछे बैठे सारे लोग डर चुके थे, उन्होंने अपनी सीट बेल्ट लगाई। नीचे काफ़ी स्मोक थी, प्लेन फुल स्पीड में जा रहा था। जब स्मोक हटी तो पायलट ने सामने देखा कि एक पहाड़ी है, तो उन्होंने फुल स्पीड में प्लेन को ऊपर की साइड लिया, जिससे कि उनका पीछे वाला हिस्सा था प्लेन का टेल, वो पहाड़ी से जाके टकरा गई, जिससे कि जो उसके अंदर 5 आदमी थे वो नीचे गिर गए थे। फिर बाद में प्लेन ऊपर की साइड जाते जाते नीचे को चला गया, उसके दोनों विंग टूट गए।
प्लेन जब बिल्कुल फुल स्पीड में 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में नीचे जाता गया और आखिरी टक्कर हुई उसकी एक पत्थर से, जिससे कि पूरा प्लेन टूट गया था। प्लेन जब फुल स्पीड में जाके पत्थर से टकराया तो उसी टाइम कॉकपिट पूरी तरह तहस नहस हो चुका था और दोनों पायलट की एट अ टाइम मौत हो चुकी थी। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि जो पैसेंजर थे उनमें 45 लोग थे, लेकिन 33 लोग अभी भी जिंदा थे, जिनमें कुछ लोग थे जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, किसी के पेट में रोड थी वो पूरी तरह अंदर घुस चुकी थी और कुछ लोग जख्मी थे और किसी किसी को माइनर सी चोट आई। उस प्लेन में 2 मेडिकल स्टूडेंट भी थे। पहला था गुस्तावो जर्बिनो और एक था रोबर्टो कैनेसा। वो दोनों उसी टाइम अपने काम पे लग गए। उन दोनों को काफी कम चोट लगी थी, वो काम पे लगे और जो लोग बेचारे ज्यादा तकलीफ में थे उनकी मदद की। जो जिसके पेट में रोड घुस चुकी थी उसकी रोड निकाली और उसी टाइम उसकी मिनी सर्जरी भी की। प्लेन के क्रैश होने के बाद ही 1 घंटे बाद ही सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। 4 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को उस प्लेन क्रैश की लोकेशन पे भेजा गया और वहां ढूंढा गया, लेकिन 4 हेलीकॉप्टर में से वो एक हेलीकॉप्टर भी उसे नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि जो प्लेन का कलर था वो भी वाइट था, स्नो भी वाइट थी और स्मोक भी गिरी थी, जिससे कि हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहे थे उन्हें नहीं देख पा रहे थे। लोगों को था कि कैसे ना कैसे करके हम ये आज की रात काट लें, क्योंकि सुबह तक कोई ना कोई हमें जरूर कोई रेस्क्यू कर लेगा। लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि 13 अक्टूबर को ठंड भी काफी थी जो कि लोग नहीं समझ सके और उस ठंड के कारण 5 लोग की डेथ हो चुकी थी। अब 33 में से 28 लोग बाकी थे। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, उरुग्वे और चिली देश ने मिलकर एक सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया उस प्लेन को ढूंढने के लिए। उन्होंने अपनी सारी मिलिट्री फोर्स को लगाया कि उस प्लेन को ढूंढना है। वो प्लेन ढूंढ भी वही रहे थे जहां वो प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन उस वाइट स्नो के कारण, स्मोक के कारण और उस वाइट कलर के कारण वो उसे नहीं देख पाए। उस क्रैश साइट से प्लेन 3 बार ऊपर से गया। लोगों ने उस प्लेन को भी देखा 3 बार जाते हुए, लेकिन प्लेन उन्हें नोटिस नहीं कर पाया। लोगों ने काफ़ी अपना आईडी भी लगाया, सूटकेस से क्रॉस का निशान बनाया, लिपस्टिक से कुछ कुछ लिखा, लेकिन उनके पास इतना सामान नहीं था कि वो प्लेन का ध्यान अपनी साइड दिखा दे। एक और दिन ऐसे ही चला गया, प्लेन उसे नहीं ढूंढ पाया था। तो लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की, खाना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाया। उनके पास खाली वाइन की बोतल्स थी, चॉकलेट बार्स थी, कुछ मीट के पीसेस थे, पैकेट्स थे, कैंडीज थी, उनसे उन्होंने गुजारा किया। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सामान खा रहे थे। एक आदमी ने तो एक चॉकलेट के सहारे 3 दिन बिताए थे वहाँ पे। और कुछ लोग तो वहाँ ऐसे थे जिन्होंने बर्फी पहली बार देखी थी और पहली बार भी ऐसी देखी -40 डिग्री टेम्परेचर पे। ना उनके पास कुछ खाने के लिए, ना उनके पास कुछ पीने के लिए। उनके लिए वहाँ जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। उन लोगों को वहाँ पे 8 दिन हो गए थे और 8 दिन के बाद जो सर्च ऑपरेशन वाले थे उन्होंने भी सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया था। उन्होंने सोचा 8 दिन तक कोई कैसे जिंदा रह सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता था वहाँ पे क्या हाल हो रहा है उन लोगों का। 140 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। लोगों को प्लेन के पास एक रेडियो पड़ा मिला, जो कि एक ऐसा रेडियो था जिससे कि वो बाहर की खबर सुन सकते थे, लेकिन अपनी खबर दूसरों के पास नहीं पहुंचा सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इस रेडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कैसे ना कैसे करके जुगाड़ किया और लंबे एंटीना को तैयार किया जिससे कि वो बाहर की खबर सुन सके। तो उन्होंने स्टार्ट किया और उन्हें पता चला कि सर्च ऑपरेशन वालों ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया है, जिससे कि लोगों को ये सुन के पूरी तरह दिल टूट गया था और वो बुरी तरह रोने लगे थे। उनके पास भगवान को याद करने के अलावा अब कोई उपाय नहीं था। अब लोगों के पास जो खाना था वो भी पूरा खत्म हो चुका था। उन्होंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके खाया, लेकिन फिर भी वो खाना उनके पास नहीं रह सका। तो उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड किया जिससे कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। जो मेडिकल स्टूडेंट था कैनेसा, उसने डिसाइड किया और उन्होंने लोगों को बोला कि जो ये डेड बॉडीज पड़ी है ना, हमें इनको ही खाना पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है तो लोग ये सुन के काफी गुस्सा हो चुके थे कि ये हमारे ही तो परिवार वाले हैं, हम इनको कैसे खा सकते हैं। तो कोई नहीं माना। तो कैनेसा सबसे पहले गया, एक कांच का टुकड़ा लिया और बॉडी से मांस निकाला और खाया नहीं, सीधा निगल गया उसको। तो लोगों ने ये सुन के उसे मतलब काफी नाराज हो चुके थे इससे। लोगों ने उस मांस को तो नहीं खाया, लेकिन जो सीट के कवर होते हैं ना, उसके लेदर को खाना स्टार्ट किया। भूख इतनी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी कि उन्होंने लेदर खाना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में वो कब तक लेदर खाते। जब उनकी भी भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी तो उन्होंने भी
उस डेड बॉडी को खाना स्टार्ट किया और यहाँ तक कि ये परमिशन दे दी दूसरे लोगों को कि जब मैं मरूंगा तो तू मुझे खा सकता है। सोच सकते हो क्या ही हालात होंगे वहाँ के। 29 अक्टूबर की रात जब सारे लोग सो रहे थे प्लेन के अंदर, प्लेन में काफ़ी ठंड घुस रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम जो लगेज होता है उसको एक साइड लगा देंगे जिससे कि ठंड थोड़ी कम आएगी। लेकिन 29 अक्टूबर की रात को जो बर्फ़ का तूफान होता है वो आता है फुल स्पीड में और सारी बर्फ़ को उस प्लेन के अंदर भर देता है, जिससे कि दम घुटने के कारण एट ए टाइम 8 लोगों की डेथ हो जाती है। अब उस प्लेन साइड क्रैश साइड पे केवल 19 लोग ही बचे थे। अब उस क्रैश साइड पे केवल 19 लोग ही बचे थे और उन 19 लोगों को ये पता चल गया था कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला, जो करना है हमें खुद ही करना होगा। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया और उन्होंने 3 लोग, पराडो, कैनेसा और विजिंगटन, इन 3 लोगों को भेजा पहाड़ के ऊपर। इन लोगों को उन्होंने सबसे ज़्यादा गर्म कपड़े दिए, खाने के लिए सबसे ज़्यादा सामान दिया, जिससे कि वो चल के जाएंगे पहाड़ के ऊपर और कोई ना कोई मदद ढूंढेंगे। तो वो 3 लोगों ने आइडिया लगाया कि जो पायलट ने आखिरी बार बोला था कि हम कुरिको शहर को क्रॉस कर चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो हम किसी न किसी नज़दीकी शहर में पहुंच जाएंगे, जो कि उनका आइडिया बिल्कुल ही गलत था। 15 नवंबर क्रैश के 33 दिन बाद वो एक चलते ऐसी पहाड़ी पे पहुंचते हैं जहां उन्हें प्लेन का पीछे वाला हिस्सा मिलता है टूटा हुआ, जो कि पहाड़ी से टकरा के टूट के गिर गया था। वहां जाते हैं, वहां उन्हें मिलता है कुछ लगेज का सामान, वाइन, कैंडीज, कुछ कपड़े और मिलता है उन्हें एक रेडियो मिलता है वहां पे, जो रेडियो ऐसा था जिससे हम अपना संदेश पहुंचा भी सकते हैं और उनका सुन भी सकते हैं। तो उन्होंने उस रेडियो को चलाने की कोशिश की, वो भी उनसे नहीं चल पाया क्योंकि उस टाइम उस रेडियो को चलाने के लिए डीसी बैटरी की ज़रूरत थी। उस प्लेन में लग रही थी एसी बैटरी, जिस कारण वो रेडियो नहीं चल पाए। उन लोगों को चलते चलते लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो चुका था। 11 दिसंबर को क्रैश साइट पे जहां लोग उनका वेट कर रहे थे, वहां फिर से तूफान आता है और 3 लोगों की फिर से जान चली जाती है। अब 19 लोगों में से केवल 16 लोग ही बचे थे, लेकिन वो 3 लोग अभी भी उस ग्लेशियर के ऊपर चलते ही जा रहे थे बिना रुके 10-10 घंटे तक। वहां इतनी ठंड थी, एक आर्टिकल में बताया था पराडो ने तो 3 जीन्स पहनी थी, उसके ऊपर जो सॉक्स थी 4 सॉक्स पहनी थी, 3 स्वेटर पहनी थी और एक लेडीज की लिपस्टिक लगाई थी जिससे कि उसके होठ ना सूखे। एक प्लास्टिक की कैप पहनी थी, उसके ऊपर सीट कवर बांधा था जिससे उसके सर पे हवा ना लगे, पैरों में सीट कवर बांधे थे जिससे उसके पैर गीले ना हो। उन तीनों को लग रहा था कि वो 3 दिन की चढ़ाई करने के बाद पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे और किसी न किसी छोटे मोटे गांव में पहुंच जाएंगे जहां पे वो उनको कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाएगी। लेकिन जब वो पहाड़ पे पहुंचे घंटों घंटों चलने के बाद, तो ऊपर जाके देखते हैं दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़, बर्फ से ढके पहाड़। तो वो एक आइडिया लगाते हैं कि वो जो विजिंगटन था उसे दोबारा भेज देते हैं जिससे कि ज़्यादा खाना खर्च ना हो और वो अपनी चढ़ाई जारी रखे। तो वो विजिंगटन को दोबारा भेज देते हैं। अब ये देखो, उन्हें उस पहाड़ को चढ़ने में 3 दिन लग गए और जब विजिंगटन दोबारा नीचे जा रहा था तो सिर्फ वो 1 घंटे में पहुंच गया, क्योंकि स्लाइड नीचे ही थी ना, तो वो स्लाइड करते करते नीचे ही आ गया था। जब वो ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो उन्हें दूर दिखाई देते हैं 2 पहाड़ जिनके ऊपर स्नो नहीं थी। तो वो सोचते हैं अब हमें उस डायरेक्शन में जाना है, वहाँ कोई ना कोई हमें ज़रूर मिलेगा। तो वो चलते रहते हैं 5 दिन लगातार चलने के बाद उन्हें फिलहाल एक नदी दिखाई देती है जिससे उनके जान के अंदर जान आती है। उन्हें वो नदी दिखाई देती है, वो उस नदी के साथ 9 दिन और लगातार चलते हैं। चलने के बाद उन्हें फिर दिखाई देते हैं 3 आदमी एक घोड़े के ऊपर, जिसे देखकर वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी सारी थकावट उतर जाती है। लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे थोड़ा सा भी चला नहीं जा रहा था। तो वो उन आदमियों को आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नदी थी उसके पानी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनकी आवाज़ उनके पास नहीं जा रही थी। तो कैसे ना कैसे करके, कहते हैं ना, तुक्का लग जाता है। तो जो 3 आदमी थे उनमें से एक आदमी की नज़र इनके ऊपर पड़ गई थी। तो वो बोलता है इन आदमी को, मैं दोबारा आऊँगा कल पेंसिल और एक कागज़ लेके, जिससे कि मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, तुम क्या कहना चाह रहे हो। अगले दिन वो आदमी आता है एक कागज़ और एक पेंसिल लेके। वो कागज़ के ऊपर पेंसिल बांध के
उनके पास फेंकता है। फिर पराडो लिखता है अपनी सारी कहानी कि हम यहाँ फंस चुके हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, वो क्रैश साइड पे हैं, वो सारी बातें लिखता है और दोबारा उसके पास फेंकता है। तो वो आदमी सोचता तो है ये खबर तो हमने पहले सुनी थी, तो वो जब याद करता है तो चौंक जाता है उन्हें देख के कि ये आदमी अभी तक भी जिंदा है। तो आदमी ये देखते ही अपने घोड़े पे लगातार 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद पहुंचता है एक आर्मी कैंप में। वहां सारी बातें बताता है। वो आर्मी कैंप इसकी बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वो असली में दिखाता है तो वो आर्मी वालों की भी आंखें चौंक जाती हैं, इन्होंने ऐसा क्या कारनामा कर दिया। तो आर्मी वाले कैनेसा और पराडो को इस साइड लेके आते हैं और लाने के बाद उनकी सारी बातें सुनते हैं। और बातें सुनने के बाद जब ये बात टीवी पे आती है तो पूरी दुनिया चौंक जाती है इनकी स्टोरी सुन के कि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने हार नहीं मानी अपनी जिंदगी के लिए। पराडो ने आर्मी कैंप को वो मैप दिखाया जो अपने साथ लेके आया था। वो उस मैप के ऊपर निशान लगा रहा था कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जिससे कि अगर हमें कोई मदद मिले तो हम उन्हें इस मैप के सारे रेस्क्यू पॉइंट तक ले जाएं, वहाँ पे उन लोगों का रेस्क्यू करवा लें। तो वो आर्मी कैंप को दिखाया और आर्मी कैंप ने हेलीकॉप्टर लेके उस साइट पे गए और लोगों का रेस्क्यू किया, जिससे कि लोग देख के खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगे थे, क्योंकि उन्होंने तो आस ही छोड़ दी थी कि अब हम यहाँ से जिंदा भी जाएंगे। ये सोचिए अगर वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते तो वो शायद जिंदा भी नहीं बचते, वो 45 लोग के 45 लोग मारे जाते। लेकिन पराडो, कैनेसा और विजिंगटन के कारण वो 16 के 16 लोग बच के वापस आए। ये थी हमारी आज की स्टोरी फ्लाइट 571।